नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, और इस पुस्तक के अंतर्गत हमने छायावाद युग में दो जो महत्वपूर्ण कवि थे, एक जयशंकर प्रसाद, उनको पूरा पढ़ लिया है, उनकी रचनाओं को पढ़ लिया। और अब जो दूसरे कवि हैं पंत, उनकी भी बहुत सारी रचनाओं को हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, जैसे कि वीणा है और पल्लव है, ग्रंथि है। तो इस प्रकार की रचनाओं में जो वर्ण विषय थे और छायावाद की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां जो कि शुक्ल जी ने बतलाई, और उनके महत्वपूर्ण जो कथन थे पंत जी को लेके, उनकी काव्य पद्धति को, काव्य रचना को लेकर के, वो सभी हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। वीडियो यदि नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में दे रखा है मैंने, ज़रूर से देख लें। अब आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे अब पंत जी ने जो पल्लव के बाद जो रचनाएं लिखी, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं गुंजन को, नौका विहार को। तो ये सभी रचनाएं जो है ये पल्लव के बाद जो रचनाएं आई उनमें से शामिल हैं ये सभी रचनाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पंत जी जो है वो प्रकृति के चितेरे कवि कहे जाते हैं। जब भी प्रकृति चित्रण की बात आती है छायावाद के अंदर, तो पंत जी का ही नाम लिया जाता है मुख्य रूप से। तो पंत जी की रचनाओं में प्रकृति के मनोहर दृश्यों को तो हमने उनकी कई जो कि पल्लव तक की रचनाएं जो थी उनमें देखा, लेकिन अब पल्लव से उनकी जो रचना है, एक उनकी जो रचना की काव्य पद्धति है, वो हम बदलते हुए से पाते हैं, जिसमें हम एक स्वच्छंदतावाद, शुक्ल जी ने कहा है कि उनकी काव्य पद्धति में एक स्वच्छंदतावाद का जो स्वच्छंदतावाद की जो झलक है वो हमें अब दिखलाई पड़ने लगती है। तो इसी ओर अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि किस प्रकार पंत जी प्रवृत्त हुए और आगे की रचनाएं और उसकी काव्य शैली, काव्य पद्धति किस प्रकार की थी, और महत्वपूर्ण कथन जो कि शुक्ल जी के द्वारा कहे गए हैं पंत जी के लिए, और उनकी रचनाओं की महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, ये सब कुछ हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय वस्तु परीक्षा की दृष्टि से चैनल पर पढ़ाया जा रहा है लगातार, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले चैनल को इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। तो चलिए अब शुरू करेंगे, हम आगे देखेंगे पल्लव की जो बाद की रचनाएं हैं उनको। तो हम देखेंगे कि पल्लव के उपरांत गुंजन में पंत जी को जगत और जीवन के प्रकृत क्षेत्र के भीतर और बढ़ते हुए पाते, यानी कि अब तक पंत जी ने जिस प्रकार से केवल प्रकृति चित्रण करके केवल सौंदर्य को और प्रकृति की सुंदरता को देखा था, अब पंत जी जगत के और जीवन के प्राकृत क्षेत्र के भीतर और अधिक बढ़ते हैं। किसके भीतर? जगत और जीवन के प्राकृत क्षेत्र के भीतर, यानी कि जगत के साथ इस जीवन का तादात्म्य, इस जीवन का संबंध स्थापित करते हैं, और कहते हैं कि इसके गूढ़ रहस्यों को जीवन से प्रकृति को संबद्ध करते हुए इन गूढ़ रहस्यों को और ज़्यादा अपने काव्यों में, रचनाओं में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ शुक्ल जी ने लिखा है कि कवि जीवन का उद्देश्य बताना है। उनका अब उद्देश्य क्या कि कवि जीवन का उद्देश्य, यानी कि ये जो रचनाएं कवि कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो जगत का कल्याण है ना। तो इस प्रकार का उद्देश्य कवि बताते हैं, और इस चारों ओर खिले हुए जगत की सुषमा से अपने हृदय को संपन्न करना, यानी कि ये जो चारों ओर जगत की जो सुषमा फैली हुई है, ये जो जागृति जो हमारे अंदर ये प्रकृति पैदा कर रही है, किस प्रकार इस जगत के माध्यम से, इस प्रकृति के माध्यम से हम अपने हृदय को साकार और सुंदर कर सकते हैं, इस हृदय का हम संपन्न कर सकते हैं, परिपूर्ण कर सकते हैं। तो ये सारी बातें प्रकृति को अब इस नज़रिए से पंत जी ने यहाँ देखा है। लिखते हैं कि क्या यह जीवन सागर में जलभार मुखर भर देना, कुसुमित पुलिनों की क्रीड़ा व्रीड़ा से तनिक न लेना। मतलब कि क्या यह जीवन, ये जीवन क्या है? सागर में जलभार मुखर भर देना, कुसुमित पुलिनों की क्रीड़ा व्रीड़ा से तनिक न लेना, यानी कि इस जगत में सुख सुषमा के साथ दुख भी तो है। इसके इस सुख दुखात्मक स्वरूप के साथ कवि अपने हृदय का सामंजस्य कर लेता है, यानी कि केवल सौंदर्य, केवल सुख की अनुभूति नहीं, बल्कि सुख और दुख, चूँकि जीवन में केवल सुख नहीं होता, दुख भी होता है। तो सुख और दुख की जो मिली जुली, जो ये जो मिला जुला जो रूप है, उससे, इस मिले जुले रूप से ही कवि अपने हृदय का सामंजस्य स्थापित करते हैं। कहते हैं कि सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीवन हो परिपूर्ण, फिर धन में
ओझल, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। यानी कि कभी सुख कभी दुख, क्योंकि जीवन देखिए हमेशा सुंदर हो, जीवन हमेशा अच्छा हो ऐसा नहीं होता। जीवन में सुख भी होता है, दुख भी होता है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। तो मनुष्य को इन सभी चीज़ों का कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, और यही प्रकृति के माध्यम से बताते हैं। सभी मौसम भी इस प्रकार से परिवर्तित होते रहते हैं और फिर से दोबारा पुनः वो मौसम वापस लौटते हैं और फिर से जाते हैं। तो इस प्रकार से आना जाना, सुख दुख जो है वो प्रकृति से पंत जी ने लिया है और उसके साथ जीवन का सामंजस्य स्थापित किया है, अपने हृदय को परिपूर्ण करने की कोशिश की है। कहते हैं यहाँ पे शुक्ल जी कि कवि वर्तमान जगत की इस अवस्था से असंतुष्ट हैं कि कहीं तो सुख की अति है और कहीं दुख की। जैसा कि हम जानते ही हैं कि समाज में कहीं तो किन्हीं के पास बहुत सुखी सुख है, अति मतलब इतना सुख है कि उनको मतलब उनके पास रखने की अब जगह नहीं हो रही, इस तरह से सुख है। उनको खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ अपने सुख के संसाधनों को उन्होंने बना रखा है। और वहीं कहीं इतनी ज़्यादा अति है दुख की कि एक व्यक्ति खाने को मोहताज हो जाता है, खाने के लिए उसके पास रोटी तक नहीं है। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था है कि अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, तो अमीर और गरीब के बीच जो इस प्रकार की खाई जो पैदा हो रही है, इस अव्यवस्था को लेकर के पंत जी हमेशा से असंतुष्ट है और कहते हैं कि कवि वर्तमान जगत की इस अवस्था से असंतुष्ट है कि कहीं तो सुख की अति है और कहीं दुख की। कवि यहाँ समभाव चाहते हैं, यानी कि कैसा भाव चाहते हैं? समान भाव चाहते हैं, क्योंकि सुख और दुख सभी के जीवन का हिस्सा है। तो समान भाव से सभी को सुख मिले, दुख मिले, तो इस प्रकार जो व्यवस्था है वो बनी रहे। लेकिन होता क्या है कि किसी के पास सुख ही सुख है तो किसी के पास दुख ही दुख है। इससे कवि बहुत पीड़ित है, बहुत कह सकते हैं कि परेशान है। कहते हैं कि जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जावे दुख सुख से और सुख दुख से। और यही बात यहाँ पे कहते हैं कि जग पीड़ित है, कोई अति दुख से पीड़ित है तो कोई अति सुख से पीड़ित है। मतलब जिसके पास कम है वो तो दुखी है, जिसके पास अधिक है वो भी दुखी है कि कैसे इसको संभाले, क्या करें। मानव जग में बट जावे, और चाहते हैं पंत जी कि मानव जग में बट जावे दुख सुख से, दुख क्या हो जाए? सुख से बट जाए और सुख दुख से बट जाए, यानी कि सुख और दुख जो है वो सब में बराबर बट जाए, यानी कि सबको सुख भी मिले दुख के साथ साथ। तो कहते हैं मानव नाम की कविता जो है पंत जी की, कौन सी कविता? मानव। तो मानव नाम की कविता में जीवन सौंदर्य की नूतन भावना का उदय। अब इस कविता का वर्ण विषय क्या है कि इसमें जीवन सौंदर्य की नूतन भावना का उदय हुआ है। तो उदय कवि अपने मन में इस प्रकार चाहता है। किस प्रकार चाहता है देखेंगे। मेरे मन के मधुबन में सुषमा के शिशु मुस्काओ, नव नव सांसों का सौरभ, नव मुख का सुख बरसाओ। कहते हैं कि मेरे मन के मधुबन में, मेरे मन के उपवन में सुषमा के शिशु मुस्काओ, नव नव सांसों का सौरभ, नव मुख का सुख बरसाओ। जिस प्रकार नव जो शिशु होता है ना, मुस्काता है, तो जिस प्रकार से उसकी मुस्कान मन को भा लेती है, उसी प्रकार कहते हैं मानव कविता में जीवन सौंदर्य की बात करते हैं। यहाँ साथ साथ कवि कहते हैं कि बुद्धि पक्षी प्रधान हो जाने से हृदय पक्ष जिस प्रकार दब गया है और श्रद्धा विश्वास का ह्रास होता जा रहा है, इसके विरुद्ध यूरोप के अनातोले, फ्रांस आदि कुछ विचारशील पुरुषों ने जो आंदोलन उठाया उसका आभास भी पंत जी ने इन पंक्तियों में हमें कराया है। यानी कि बुद्धि पक्ष, तर्क पक्षी क्या हो जा रहा है, आजकल विज्ञान पक्षी प्रधान होता जा रहा है और हृदय पक्ष जो है वो क्या हो रहा है, दब जा रहा है। और हृदय पक्ष के दब जाने से श्रद्धा, विश्वास, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें जो क्या रही, इनका ह्रास होता जा रहा है। और इसी के विरुद्ध में यूरोप के अनातोले, फ्रांस आदि कुछ विचारशील पुरुषों ने भी क्या किया था, आंदोलन उठाया था। और इसी बात का जो आभास है, इसी भावना का पंत जी ने भी इन पंक्तियों में उद्धृत किया है, इसी भावना को कि सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन। यानी कि सुखमय जीवन जो है वो किससे बनता है, सुंदर विश्वासों से बनता है, ना कि बुद्धि से बनता है, ना कि तर्क से बनता है, बल्कि विश्वास से, दया से, करुणा से, प्रेम से, इन भावों से क्या होता है, सुखमय जीवन बनता है। वही पंत जी की अब हम अगली कविता को देखेंगे। ये तो जो था वो
गुंजन से था। अब हम नौका विहार कविता को देखेंगे। नौका विहार कविता पंत जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है और विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाया भी जाता है। तो नौका विहार का वर्णन अप्रस्तुत आरोपों से अधिक आच्छादित होने पर भी, इसमें बहुत सारे अप्रस्तुत आरोप किए गए हैं, तो कहा जा रहा है कि अप्रस्तुत आरोपों से अधिक आच्छादित होने पर भी प्रकृति के प्रत्यक्ष रूपों की ओर कवि का खिंचाव सूचित करता है। कितने भी इसमें अप्रस्तुत विधान का आरोप हुआ है, लेकिन फिर भी जो ये रचना है इससे पता चलता है कि ये प्रकृति के प्रत्यक्ष रूपों की ओर ही कवि ने इशारा किया है। जैसे जैसे और जगह वैसे ही गुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक पद पर पाई जाती है। तो कहते हैं कि जैसे और जगह वैसे ही गुंजन में भी क्या है कि पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर कैसी पाई गई है, स्वाभाविक पद पर ही पाई जाती है। दूर तक फैले हुए खेतों और मैदानों के छोर पर वृक्षावली की जो धुंधली हरिताभ रेखा सी क्षितिज से मिलती दिखाई पड़ती है, उसके उधर किसी मधुर लोक की कल्पना स्वभावता होती है। और इसमें कवि कहते हैं, ये कवि की कल्पना है, और कवि कहते हैं कि दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झनकार, है ना, कहाँ तक कि दूर तक फैले हुए खेतों और मैदानों के छोर पर वृक्षावली की जो धुंधली सी हरिताभ रेखा जो पड़ जाती है, छिपा छायावन में सुकुमार स्वर्ग की परियों का संसार। कहते हैं कि उसके उधर किसी मधुर लोक की कल्पना यहाँ पे कवि ने की है कि उसके उस पार क्या है, किसी सुकुमार स्वर्ग के परियों का संसार है। तो इस प्रकार कवि की कल्पना जो है वो यहाँ पे सामने प्रकट हुई है। वे कहते हैं कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर हो जाती है। जैसा कि पंत जी हमेशा प्रकृति की बात ही करते हैं, तो कहते हैं कि कवि की रहस्य दृष्टि जो है वो प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यानी कि जगत के रूप और व्यापार में जो व्यक्त होता है, जो चीज़ें व्यक्त की जा रही वो प्रकृति के ही इर्द गिर्द की जा रही, यानी कि प्रकृति की आत्मा का सहारा लेकर के इनकी दृष्टि जो कि प्रकृतवादी दृष्टि है, इसी दृष्टि से जगत के रूप और व्यापारों का जो भी है, व्यापारों की बात की जाती है। व्यापारों में व्यक्त होने वाली जो आत्मा है उसी की ओर कवि की दृष्टि जा रही है, जो कि निखिल छवि की छवि है, निखिल छवि की छवि है, और जिसका अखिल जगजीवन हास विलासी जो रचनाएं हैं कि निखिल छवि ही छवि है और जिसका अखिल जगजीवन क्या है, हास विलास है। इस व्यक्त प्रसार के बीच उसका आभास पाकर कुछ क्षण के लिए आनंद मग्न होना ही मुक्ति है। कहते हैं कि इस व्यक्त प्रसार के बीच, ये जो व्यक्त किया जा रहा है, ये जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये जो प्रसार, इसी के बीच उसका आभास पाकर कुछ क्षण के लिए आनंद मग्न हो जाना है कि मुक्ति है, आनंद मग्न हो जाना, जिसकी साधना सरल और स्वाभाविक है, हठयोग किसी चक्करदार नहीं है। मुक्ति के लोभ से अनेक प्रकार की चक्करदार साधना तो बंधन है। यहाँ पंत जी क्या कहते हैं कि मुक्ति के लोभ से अनेक प्रकार की जो चक्करदार साधना होती है वो सभी क्या है, केवल बंधन मात्र है, जबकि जो सच्ची जो मुक्ति है वो आनंद में है। और आनंद जो है वो किस में है, समाज के कल्याण में है, पूरे समाज के सुख में है, सौंदर्य में है, पूरे समाज के सुख दुख को मिला जुला कर जो उनका रूप है उसकी समता में है। कहते हैं सहज मुक्ति का मधु क्षण पर कठिन मुक्ति का बंधन है, सहज मुक्ति का मधु क्षण। कहते हैं कि सहज है मुक्ति का मधु क्षण पर कठिन मुक्ति का बंधन। तो ये मुक्ति का बंधन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सहज क्षण चाहिए, वो आनंद का क्षण चाहिए। आनंदमय होना ही क्या है, मुक्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेवी वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, शुक्ल जी का है और परीक्षाओं में पूछी जाती है कि पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेवी वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। पारमार्थिक ज्ञानोदय को अवश्य उन्होंने कुछ भी आज ना लूंगी मोल नामक गीत में प्रकृति की सारी विभूतियों से श्रेष्ठ कहा है। किसे, पारमार्थिक ज्ञानोदय को कहा है, किसमें, कुछ भी आज ना लूंगी मोल नामक गीत में इन्होंने प्रकृति की सारी विभूतियों से श्रेष्ठ कहा है पारमार्थिक ज्ञानोदय को। वही कहते हैं शुक्ल जी की रहस्यात्मकता की अपेक्षा कवि में दार्शनिकता अधिक पाई जाती है। विहक के प्रति नाम की कविता में कवि ने अव्यक्त प्रकृति के बीच चैतन्य के
सानिध्य से, शब्द ब्रह्म के संचार या स्पंदन यानी वाइब्रेशन से सृष्टि के अनेक रूपात्मक विकास का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। तो विहग के प्रति जो कविता है वो किसकी है? तो ये जो कविता है वो है पंत जी की, और साथ साथ कुछ भी आज न लूंगी मोल नामक जो गीत है वो भी पंत जी का है, जिसमें इन्होंने पारमार्थिक ज्ञानोदय को प्रकृति की सारी विभूतियों से क्या कहा है? श्रेष्ठ कहा है। आगे कहते हैं कि गुंजन में भी पंत जी की प्रतिभा बहुत ही व्यंजक और रमणीय साम्य जगह जगह सामने लाती है। इसमें गुंजन में इसमें पंत जी की प्रतिभा हमें देखने को मिलती है, जो कि बहुत व्यंजक है, और रमणीय साम्य जो है वो जगह जगह हमें सामने दिखलाई पड़ता है। जैसे कि खुल खुले नव नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल, गा गा प्राणों का मधुकर, पीता मधुरस परिपूरण। यानी कि खुल खुल कर नव नव इच्छाएं क्या करती है? फैलाती जीवन के दल, जीवन का संचार फैलाती है। गा गा कर प्राणों का मधुकरी, जो प्राणों का भौरा है, मधुकर है, वो पीता मधुरस परिपूरण, यानी कि परिपूर्ण होकर के ये जो मधुरस है वो जीवन का वो पीता है। इसी प्रकार लक्षण के सहारे बहुत ही अर्थगर्भित और व्यंजक साम्य इन पंक्तियों में हम पाते हैं। जैसे यह शैशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता, या क्या कहते हैं? शैशव का सरल हास है, यानी कि बाल्यावस्था शिशु अवस्था का सरल हास है जो सहसा हृदय में आ जाता। यह उषा का नव विकास है जो रज को है रजत बनाता। यह लघु लहरों का विलास है कलानाथ जिसमें खींच जाता। यानी कि कवि का भाव तो इतना ही है कि बाल्यावस्था में यह सारी पृथ्वी कितनी सुंदर और दीप्तिपूर्ण दिखाई देती है, पर व्यंजना बड़े ही मनोहर ढंग से यहाँ पे की गई है। जिस प्रकार अरुणोदय में पृथ्वी का एक एक कण मानो स्वर्ण के समान दिखाई देता है, उसी प्रकार बाल हृदय को यह सारी पृथ्वी दीप्तिमयी लगती है। जिस प्रकार सरोवर के हल्के हल्के हिलोरों में चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो उतर कर लहराता हुआ सा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार बाल हृदय की उमंगों में स्वर्गीय दीप्ति शैली जान पड़ती है। तो इस प्रकार यहाँ पे पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बहुत ही तरह से व्यंजना है ना के ढंग पर बात को कहा है, और कहते हैं कि जिस प्रकार से बाल्यावस्था में सारी पृथ्वी सुंदर लगती है, दीप्तिमान लगती है, जिस प्रकार से अरुणोदय में पृथ्वी का एक एक कण स्वर्ण के समान दिखाई देता है, उसी प्रकार जिस प्रकार से सरोवर के हल्के हल्के हिलोरों में मानो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी लहराता हुआ सा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार बाल हृदय की उमंग में स्वर्गीय दीप्ति शैली सी जान पड़ती है। यानी कि बाल हृदय के जो उमंग है वो हमें स्वर्गीय दीप्ति शैली की समान दिखाई पड़ती है। शुक्ल जी लिखते हैं कि पंत जी को जो रचना है गुंजन, तो गुंजन में काव्य शैली अधिक संगत, संयम और गंभीर हो गई है, जबकि गुंजन के पीछे पंत जी वर्तमान जीवन के कई पक्षों को लेकर चलते दिखाई से पड़ते हैं। उनके युगांत की अब हम बात करेंगे गुंजन के बाद। तो युगांत उनकी अगली रचना है पंत जी की, ये सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है रचनाएं, तो ध्यान रखिएगा गुंजन पर युगांत, ठीक है। तो युगांत में हम देश की वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह जगह पाते हैं, यानी कि वर्तमान जीवन में उठे हुए जो स्वर है उसकी मीठी प्रतिध्वनि हमें किस में मिलती है? तो युगांत में मिलती है। ये इसका वर्ण विषय है, तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्नों में वर्ण विषय भी पूछा जाता है। तो कहीं कहीं परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा है, कहीं श्रम जीवियों की दशा की झलक है, कहीं तर्क वितर्क छोड़ श्रद्धा विश्वास पूर्वक जीवन पथ पर साहस के साथ बढ़ते चलने की ललकार है, कहीं बापू के प्रति श्रद्धांजलि है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो युगांत रचनाएं हैं इसमें वर्तमान जीवन के कई स्वर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहीं परिवर्तन की आकांक्षा है, कहीं श्रमजीवी। तो इस प्रकार से अब प्रकृति के केवल सुंदर दृश्यों को ही नहीं देखते हुए पंत जी किस ओर आए हैं? जीवन के सुख और दुख, जीवन के इन सभी वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की ओर पंत जी की दृष्टि जाती है, और इसको भी प्रकृति के साथ जोड़ते हुए इन सुख दुख को, इन परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा को, श्रमजीवियों की दशा को, तर्क वितर्क छोड़ श्रद्धा विश्वास पूर्वक जीवन पथ पर साहस से बढ़ने वाले और चलने वालों की ललकार की ओर, तो कहीं बापू के प्रति श्रद्धांजलि की ओर पंत जी का ध्यान जाता है। युगांत में कवि सपनों से जगकर यह कहता हुआ सुनाई पड़ता है कि जो सोए स्वप्नों के तम में, जो स्वप्नों के अंधकार में जो सोता है वे जागेंगे, यह सत्य बात। जो देख चुके जीवन निश्चित
वे देखेंगे जीवन प्रभात, है ना। यानी कि जिन्होंने सुख देखा वो दुख देखेंगे, जिन्होंने दुख देखा वो जरूर सुख देखेंगे। तो इस प्रकार से युगांत की बातें हमें यहाँ पे दिखलाई पड़ती है। आगे यहाँ कुछ और सौंदर्य की बात कहते हुए कवि कहते हैं कि युगांत में कवि को हम केवल रंग रूप चमकदार सुख सौरभ वाले सौंदर्य से आगे बढ़कर जीवन के सौंदर्य की सत्याश्रित कल्पना में प्रवृत्त होते हुए पाते हैं। जबकि कुछ पंक्तियाँ हम और देखेंगे युगांत की ही है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें है जैसे ताजमहल के विषय में कि ताजमहल के कला सौंदर्य को देख अनेक कवि मुग्ध हुए, पर करोड़ों की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ऐश्वर्य विभूति के उस विशाल आडंबर के खड़े होने की मानवता से शुद्ध होकर युगांत के बदले हुए पंत जी कहते हैं। बदले हुए क्यों? क्योंकि अब वे प्रकृति से किस ओर आ गए हैं, वर्तमान और यथार्थ जीवन की ओर आ गए हैं। कहते हैं कि ताजमहल का जो कला सौंदर्य है इसमें अनेक कवि मुग्ध तो हुए, पर करोड़ों की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ऐश्वर्य विभूति जो ये थी, इसके विशाल आडंबर के खड़े होने की मानवता से क्षुब्ध होकर के युगांत में पंत जी लिखते हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो किसकी पंक्तियां हैं? ये युगांत से ली गई पंक्तियां हैं और पंत जी की ये पंक्तियां हैं कि हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, यानी कि आत्मा का अपमान करते हो और प्रेत और छाया से प्रेम करते हो। शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम खुद से चित्र बनावे शव का, मतलब शव को हम आदर दे रहे हैं परंतु मानव को नहीं, मानव को हम खुद से चित्र बनावे शव का, जीते जी मानव को एक प्रकार से शव बना दिया है हमने। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, युगांत में पंत जी ने ये पंक्तियां कही हैं। कहते हैं आगे कि पल्लव में कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ, पंत जी के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि पल्लव में कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ, गुंजन में कभी कभी उसके बाहर और युगांत में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं शुक्ल जी की और परीक्षा में कई बार पूछी गई है। ठीक है, कि पल्लव में कवि ने क्या किया, अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधे हुए पाते हैं पंत में, वही गुंजन में कभी कभी वे बाहर आते हुए से दिखते हैं, परंतु युगांत में लोक के बीच ही दृष्टि फैलाकर आसन को जमाते हुए उन्होंने ऐसे लगा मानो बैठ गए हों। कहते गुंजन तक वह जगत से अपने लिए सौंदर्य और आनंद का चयन करता प्रतीत होता है, युगांत में आकर वह सौंदर्य और आनंद का जगत में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। ठीक है, कवि की सौंदर्य भावना अब व्यापक होकर के मंगल भावना के रूप में परिणत हो गई, यानी कि पूरे समाज के मंगल की भावना। अब तक कवि लोक जीवन के वास्तविक शीत और ताप से अपने हृदय को बचाता आ रहा था, अब उसने अपना हृदय खुले जगत के बीच रख दिया है कि उस पर उसकी गतिविधि का सच्चा और गहरा प्रभाव पड़े। अब वह जगत और जीवन में जो कुछ सौंदर्य माधुर्य प्राप्त है, अपने लिए उसका स्तवक बनाकर तृप्त नहीं हो सकता। अब वह दुख, पीड़ा, अन्याय, अत्याचार के अंधकार को फाड़कर मंगल ज्योति फूटती देखना चाहता है। मंगल का अमंगल के साथ वह संघर्ष देखना चाहता है, जो गत्यात्मक जगत का कर्म सौंदर्य है। तो इस प्रकार शुक्ल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं पंत जी के बारे में, उनकी सभी रचनाओं के बारे में कि किस प्रकार की कैसी कैसी रचनाओं से पंत जी किस प्रकार की रचनाएं करने लगे और कैसे इस प्रकार से विचार उनके आगे विकसित हुए। कहते कि संध्या होने पर अब कवि का ध्यान केवल प्रफुल्ल प्रसून अलस गंधवाह राग रंजित और दीप्त दिगंचल तक ही नहीं रहता है, वह यह भी देखना चाहता है कि बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, ये नाप रहे निज घर का मग, कुछ श्रमजीवी घर डगमग डग, भारी है जीवन भारी पग। यानी कि श्रमजीवियों के ऊपर जो संध्या को अपने काम से घर को लौटते हैं उनके ऊपर भी इनकी दृष्टि गई है। केवल प्रफुल्ल प्रसून और गंधवाह रग रंजित दीप्ति दिगंचल से आगे बढ़ गए, प्रकृति के सुंदर और सौम्य जो दृश्य है उसके आगे बढ़ कर के कवि ने श्रमजीवियों को, जो कि संध्या के वक्त अपने घर लौट रहे हैं, उनको भी अब देखा है।
कहते जो पुराना पड़ गया है, जीर्ण और जर्जर हो गया है और नवजीवन सौंदर्य लेकर आने वाले युग के उपयुक्त नहीं है, उसे पंत जी बड़ी निर्ममता के साथ क्या करते हैं, निर्ममता के साथ हटाना चाहते हैं। कहते हैं द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, यानी कि जो भी पुराना पड़ गया है, जीर्ण और जर्जर हो गया है और नवजीवन सौंदर्य लेकर आने वाले युग के उपयुक्त नहीं है, उसे पंत जी बड़ी निर्ममता के साथ क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। आगे लिखते हैं कि इस प्रकार कवि की वाणी में लोक मंगल की आशा और आकांक्षा के साथ घोर परिवर्तनवाद का भी स्वर हमें सुनाई देता है। गत युग के अवशेषों को ध्वस्त करने का अत्यंत रौद्र आग्रह प्रकट किया गया। आप देखिए किस प्रकार से रौद्र आग्रह करे। पहले पंत जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि थे, अब किस ओर चले आए हैं, रौद्र आग्रह की ओर। कहते हैं गर्जन कर मानव केसरी, प्रखर नखर नवजीवन की लालसा गड़ा कर छिन्न भिन्न कर दे गत युग के शव को दुर्धर। है ना, कि ऐसे स्थलों को देख के संदेह हो सकता है कि कवि अपनी वाणी को लेकर मानो आंदोलनों के पीछे लगा रहे हों या अपनी अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित कर रहे हों। आशा है कि पंत जी अपनी लोक मंगल भावना को ऐसे स्वाभाविक मर्म पद पर ले चलेंगे जहाँ इस प्रकार के संदेह का अवसर ना रहेगा। यानी कि इस प्रकार से अब गर्जना के स्वर में केसरी कह करके मानव केसरी, मानव को केसरी के समान कह सकते हैं कि उसकी उपमा देते हुए मानव केसरी एकदम रूपक बनाते हुए ही कहते हैं कि प्रखर नखर नवजीवन की लालसा गड़ा कर, ऐसा नवजीवन जो कि प्रखर हो, जो निखरा हुआ सा हो, छिन्न भिन्न कर दे पुराने जितने भी युग के शव हैं, जितने भी दुर्धर है, सबको छिन्न भिन्न कर दे। है ना, इस प्रकार से पंत जी अब अपना अत्यंत रौद्र जो आग्रह है वो प्रकट करते हैं। आगे लिखते हैं कि युगांत में नर जीवन की वर्तमान दशा की अनुभूति ही सर्वत्र नहीं है, हृदय की नित्य और स्थायी वृत्तियों की व्यंजना भी है, कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ कई रचनाओं में मिलती है। यानी कि केवल नर जीवन की वर्तमान दशा की अनुभूति नहीं है, हृदय की नित्य और स्थायी वृत्तियों की भी व्यंजना है, कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ रचनाओं में भी इनकी मिलती है। वहीं सबसे ध्यान देने की बात यह है कि वाद की लपेट से अपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। किसी प्रकार के वाद के चक्कर में पंत जी नहीं पड़े हैं। चित्र भाषा और लाक्षणिक वैचित्र जो कि छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है, तो कहते हैं कि चित्र भाषा और लाक्षणिक वैचित्र के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब नहीं है जो भाषा और अर्थ की स्वाभाविक गति में बाधा को, ऐसे किसी भी प्रकार की बाधा में पंत जी नहीं पड़े हैं। संध्या, खग्योत, तितली, शुक इत्यादि रचनाओं में जो रमणीय कल्पनाएं हैं उनमें दूसरे के हृदय में ढलने की पूरी द्रवणशीलता है। अगली जो पंत जी की रचना है वो है युगवाणी। युगवाणी में तो वर्तमान जगत में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्राय जितने वाद और जितने आंदोलन उठे हैं सबका समावेश पंत जी ने किया है। तो युगवाणी का वर्ण विषय क्या है कि इसमें सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जितने भी वाद उठे थे, जितने आंदोलन हुए थे, उन सबका समावेश युगवाणी जो रचना है इनकी इसमें हुआ है। वहीं आगे पंत जी के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि पंत जी जो है उन्होंने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद आई है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की, यानी कि लोक व्यवस्था के रूप में समाजवाद और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद। कवि की दृष्टि में सब जीवों के प्रति आत्मभाव ही जीवन जगत की मनुष्यत्व में परिणति, यानी कि सभी जीवों के प्रति आत्मभाव रखना ही, प्रेम रखना ही क्या है, जीवन जगत की मनुष्यत्व में परिणति है। मनुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। कहते कि मनुष्य की जो अपूर्णता है वही उसकी शोभा है, पूर्ण होना नहीं। दुर्बलताओं से शोभित मनुष्यत्व सुरत्व से दुर्लभ है। पूर्ण सत्य और असीम को ही श्रद्धा के लिए ग्रहण करने के फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है, यानी कि बहुत बड़ी गलती है। कहते हैं कि ये जो पूर्णता की ओर भागना
जो है लोगों का, जो समाज का जो है, ये इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कहते पूर्ण सत्य और असीम को ही श्रद्धा के लिए ग्रहण करने के फेर में नहीं रहना चाहिए। और ये जो पूरी सभ्यता है जो पूर्ण सत्य और असीम श्रद्धा के ऊपर भाग रही है, की तरफ भाग रही है, ये भारी क्या है, व्याधि है, बल्कि अपूर्णता ही मनुष्य की शोभा है। और अंत में शुक्ल जी लिखते हैं कि जो कुछ हो यह देखकर प्रसन्नता होती है कि छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत की विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया। सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत से ही भावनाएं प्राप्त होती हैं, रूप ही हृदय में मधुर भाव बन जाता है। इस रूप सत्य का साक्षात्कार कवि ने किया है। युगवाणी में नरजीवन पर ही विशेष रूप से दृष्टि जमी रहने के कारण कवि के सामने प्रकृति का वह रूप भी सामने आया है जिसमें मनुष्य को लड़ना पड़ा है। जैसे वहनी, बाढ़, उल्का, झंझा की भीषण भू पर कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर, यानी कि जो प्रकृति की का जो भयावह रूप है उससे भी मनुष्य को क्या करना पड़ा है, लड़ना पड़ा है। वही मानवता के व्यापक संबंध की अनुभूति के प्रभाव से दो लड़के जो रचना, इसमें कवि को पासी के दो नंग धड़ंगे बच्चे प्यारे लगे हैं, है ना। कहते हैं कि किसके बच्चे, पासी के दो नंग धड़ंग बच्चे क्या लगे हैं, प्यारे लगे। यानी कि सभी में अब पंत जी क्या देख पा रहे हैं, वो सौंदर्य देख पा रहे हैं, वो कोमलता देख पा रहे हैं। और कहते हैं अंत में शुक्ल जी कि युगवाणी में जो पंत जी की युगवाणी है उसमें हम देखते हैं कि हमारे जीवन पथ के चारों ओर पड़ने वाली प्रकृति की साधारण छोटी से छोटी वस्तुओं को भी कवि ने कुछ अपनेपन के साथ देखा है। समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती जीवन की अक्षय चिन्हगी चींटी का अत्यंत कल्पनापूर्ण वर्णन हमें मिलता है। कवि के हृदय प्रसार का सबसे सुंदर प्रमाण हमें दो मित्र में मिलता है, जिसमें कवि के हृदय का बहुत सुंदर प्रसार हुआ है। और दो मित्र जो है जहाँ उसने एक टीले पर क्या कह रहे हैं कि एक टीले पर पास खड़े चिलबिल के दो पेड़ों को बड़ी मार्मिकता के साथ दो मित्रों के रूप में देखा है। ठीक है, तो एक टीले पर के पास खड़े चिलबिल के जो दो पेड़ थे उसकी मार्मिकता को वो दो मित्र के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि उस निर्जन टीले पर दोनों एक दूसरे से मिले, यानी कि दोनों पेड़ एक दूसरे से मिले मित्रों से हैं खड़े, मौन मनोहर दोनों पादप सह वर्षा तप हुए साथ हो बड़े दीर्घ सुदृढ़ तर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अब पंत जी किस प्रकार से प्रकृति के कोमल और सुकुमार रूप को लेकर के जो वो चले थे, धीरे धीरे आते आते अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवन की विस्तार जो यथार्थ जो भूमि है उस पर बिल्कुल वो खड़े हो जाते हैं। और अब प्रकृति के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ प्रकृति के भयावह दृश्यों को भी देखते हैं और मनुष्य की कोमलता को भी देखते हैं। अपने रौद्र रूप को भी और रौद्र आग्रह को भी कवि ने प्रकट किया है। समाज की जो समता और विषमता है इस पर भी प्रहार किया गया है कई सारी पंक्तियों में। वही उनकी अगली रचना झंझा के नीम का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक पद्धति पर है। पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदता व संतोष होता है। तो इस प्रकार से शुक्ल जी ने पंत जी के बारे में कहा है। तो इस प्रकार पंत जी की विकास यात्रा जो थी उनकी कविता की यहाँ पे शुक्ल जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की हूँ। तो आशा करती हूँ ये कक्षा आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अब अगली कक्षा में हम छायावाद के तीसरे स्तंभ पर बात करेंगे, यानी कि छायावाद के अगले जो कवि और रचनाकार हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, उनकी रचनाओं को और काव्य पद्धतियों को पढ़ेंगे, शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों को पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा। आशा करती हूँ कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको बराबर मिल जाएंगी। मेरे चैनल के माध्यम से लगातार परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है और मुझसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।